बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की आश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की आस करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप एक ऐसा ही शीशा बने जो अपने मार्ग में आने वाले कठिनाइयों रूपी पत्थरों को हटाकर श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन इससे पूर्व मैं अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका शेयर और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोई एक विशेष पाठ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, फिर भी सारे पाठ उससे जुड़े हुए हैं। अक्सर आप पाठ पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हमारा काव्य खंडो भले गद्य खंडो प्रारंभ होता है, मैं आपको सीधी और सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। तो आप देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ आता है भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा, आधुनिक काल का द्विवेदी युग। ये सब क्या है? हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये भक्ति काल, रीति काल, ये निर्गुण सगुण काव्य धारा, ये सब क्या है? तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा देती हूँ। आप वीडियो जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, तो आप व्याख्या करेंगे, आप कवि परिचय लिखेंगे, तो आपको किसी भी प्रश्न में समस्या नहीं होगी कि कौन सा कवि किस काल का है और ये निर्गुण सगुण प्रेमाश्रयी शाखा ये सब क्या है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन अनेक विद्वानों ने किया, लेकिन जो विभाजन मैं आपको दिखा रही हूँ वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जिनका पाठ हम पढ़ते हैं। आपने रामचंद्र शुक्ल का पाठ हमारा जो गद्य खंड है उसमें भी हम पढ़ेंगे। हमारे जितना काम का है उतना मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो 4 कालों में किया गया है। देखिए, सबसे पहला काल है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है, जिसकी समय सीमा मानी गई है संवत 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरा काल है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, और उसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। प्रिय विद्यार्थियों, आप जब पुस्तक पढ़ते हो तो कई बार आप देखते हो कि जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय सन में अलग दिया हुआ है और विक्रम संवत में अलग दिया हुआ है, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए वो जन्म में दोनों संवत में अंतर होता है। जो दूसरा काल है भक्ति काल, इसके कई कवियों का अध्ययन हम हमारी पाठ्य पुस्तक में करेंगे। जैसे 3 का हम कर चुके हैं, कबीरदास का हम कर चुके हैं, राजिया का कर चुके हैं, तुलसीदास का कर चुके हैं। तो जब हमने तुलसीदास, राजिया और कबीर को पढ़ा तो हमने देखा था कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, ये सब क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो तीसरा हमारा जो काल है उसका नाम है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल के नाम से जानते हैं, और उसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 तक। हमारा जो चौथा काल है उसे कहते हैं आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1900 से अब तक। अर्थात हमारा जो अभी तक काल चल रहा है वो गद्य काल कहलाता है। अब हम पहले काल की ओर चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला काल है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, उसके अंदर रासो काव्यों की रचना हुई थी, जिसे वीर गाथा काव्य कहते हैं। जैसे एक प्रमुख कवि का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, चंद्रवरदाई, जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट है उसमें एक पाठ है चंद्रवरदाई का, पृथ्वीराज रासो का अंश है। और भी जैसे रचनाएं भी बिसल देव रासो, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में जो कवि हम पढ़ रहे हैं वो है भक्ति काल। जो अगला काल है भक्ति काल। भक्ति काल जो था वह 2 काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये काव्य धारा क्या होती है कि जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमारी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सबके प्रति सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई एक कविता पढ़ाई, उसके ऊपर कुछ विद्यार्थियों के विचार अलग होंगे, कुछ के अलग होंगे, तो सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती है। तो भक्ति काल के अंदर 2 प्रकार की प्रमुख काव्य धाराएं उभर कर सामने आई। एक थी निर्गुण काव्य धारा, एक थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण का अर्थ आप जानते हैं कि निर्गुण काव्य धारा का अर्थ यह है कि इस काव्य धारा को मानने वाले कवियों ने ये माना
कि ईश्वर जो होता है वो निर्गुण होता है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, ईश्वर का निवास मिट्टी के कण कण में होता है। जैसे कि फिर ये निर्गुण काव्य धारा जो थी ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य के नाम से जानी गई, जिसके प्रमुख कवि कबीर दास, हम पढ़ चुके हैं पहले ही पाठ में, कबीर संत कवि और समाज सुधारक। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो कहते हैं कि जो ईश्वर का निवास है वह हमारे मन में है, इसीलिए उन्होंने कहा था कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीर का अध्ययन हम कर चुके हैं। जिन जिन कवियों के आगे स्टार लगा हुआ है वो सभी कवि हमारे पाठ्यक्रम में है। रहीम को हम आगे पढ़ेंगे, कबीर की प्रमुख रचना है बीजक। तो जब आप व्याख्या लिखेंगे, जब आप कवि परिचय करेंगे तो आप लिखते हैं ना निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर। तो भक्ति काल दो काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था। निर्गुण काव्य धारा दो शाखाओं में विभाजित हुआ, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखा पद्मावत, जिस पर पद्मावत मूवी भी बन चुकी है, आप देख चुके हैं, लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। दूसरी काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा। सगुण का अर्थ है गुण सहित। सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में विभाजित हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम की भक्ति करने वाले कवि, राम को अपना ईश्वर मानने वाले कवि, और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले कवि, जिसमें से महाकवि लोकनायक तुलसीदास को हम पढ़ चुके हैं। तुलसी के दोहे हमने पढ़े हैं, और 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें तुलसीदास और सूरदास मीरा का पाठ ना हो। तो तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और दूसरी ओर हम पढ़ेंगे सूरदास को, हम पढ़ेंगे मीरा को। तो सूरदास, रसखान, मीरा, यदि इनके बारे में पूछा जाए तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास, रसखान और मीरा के आराध्य रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और अष्टचाप के सभी कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे काल की ओर, जिसे कहा गया उत्तर मध्य काल या रीति काल, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1700 से 1900 तक। प्रिय विद्यार्थियों, रीति काल 3 काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध जैसे कि तीनों नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने रीति तत्कालीन समय की रीति परंपरा के अनुसार काव्य रचनाएं की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। जैसे देव, केशवदास, भूषण। इसमें से हमारे पाठ्यक्रम में है कवि भूषण, जिन्हें हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, कवि देव, जिन्हें 10th कक्षा के बच्चे पढ़ेंगे। दूसरी जो काव्य धारा थी रीति मुक्त काव्य धारा, जिन्होंने परंपरागत रीति परिपाटी से बिल्कुल स्वतंत्र होकर काव्य की रचना की, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। जैसे हम पढ़ेंगे घनानंद कवि को, हिंदी साहित्य के अंदर पाठ है कवि घनानंद का। तीसरी प्रकार की जो काव्य धारा थी रीति सिद्ध काव्य धारा, जिन्होंने दोनों काव्य धाराओं के मिश्रण के साथ अपनी रचनाएं लिखी, जिसके प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी, जो हमारी 12th क्लास हिंदी अनिवार्य में है, जिन्हें हम पढ़ेंगे बिहारी सत्सई के दोहे। ये था हमारा तीसरा काल। अब हमारा जो चौथा काल है वह है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय माना जाता है 1900 ईस्वी से अब तक। प्रिय विद्यार्थियों, गद्य काल भी कई युगों में विभाजित हुआ। जैसे कि पहला युग है भारतेंदु युग। इसका पाठ आप गद्य खंड में पहला ही पाठ 10th क्लास में पढ़कर आए हुए होंगे। आगे पहला पाठ था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। जो दूसरा युग था वह द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी आप पढ़ेंगे और आप कक्षा 10 में पढ़कर भी आ चुके हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पाठ था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और 10वीं कक्षा के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद है छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इन कवियों को आपने किसी न किसी पुस्तक में गद्य या पद्य में अवश्य पढ़ेंगे। हमारे जो पाठ्यक्रम में है हरिवंश राय बच्चन, जिनको स्टार लगा रखा है, हरिवंश राय बच्चन को हम पढ़ेंगे हमारी 12वीं कक्षा में। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, जिसके प्रमुख कवि हैं निराला, मुक्तिबोध आदि बहुत सारे कवि हैं, हम निराला को भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है प्रयोगवादी युग, इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं बहुत से कवि हैं वैसे तो, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह,
शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। और जो अगला आता है वो है नई कविता। इसके भी बहुत सारे कवि माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, जिसे 4 भागों में बांटा गया: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, कक्षा 10, 11, 12 हो या फिर हमारी जो बीए हो, किसी कोई भी कक्षा हो, लेकिन इस चार्ट से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी जिस पाठ का अध्ययन करें तो आपको पता रहे कि हम कौन सा कवि है जो किस काल का है और हम किस काल के कवि को, किस काव्य धारा के कवि को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।